नमस्कार और आज की हमारी इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, हम अक्सर प्रकृति की खूबसूरती को निहारते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सूरज से मिलने वाली वो विशाल चमचमाती ऊर्जा उन बहुत ही छोटे सूक्ष्म रोगजनकों यानी पैथोजन से कैसे जुड़ी हुई है, जो सीधे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? सुनने में अजीब लगता है, पर यह सब प्रकृति की कुछ अदृश्य धागों के जरिए होता है। ये ऐसे धागे हैं जो हर एक जीवित और निर्जीव चीज को आपस में बड़ी बारीकी से बांधे रखते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल के और थोड़े उलझे हुए जाल को सुलझाने जा रहे हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम एक बहुत बड़े मैक्रो लेवल यानी हमारे इकोसिस्टम से अपनी कहानी शुरू करेंगे, फिर फूड चेन और प्रदूषण को समझेंगे और अंत में सेल्यूलर लेवल पर जाकर देखेंगे कि ये सब इंसानी बीमारियों और संक्रमण से कैसे जुड़ जाता है। चलिए सीधे गोता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी नींव की जिस पर हमारी पूरी प्रकृति टिकी हुई है, यानी हमारा पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम असल में है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा समुदाय है जहां पौधे और जानवर अपने आसपास के निर्जीव पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट 1935 में एजी टांसले ने दिया था। और क्या आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम पानी के अंदर है। जी हां, जलीय पारिस्थितिक तंत्र अकेले ही पृथ्वी की सतह का करीब 70% हिस्सा कवर करता है ना कमाल की बात? अब किसी भी इकोसिस्टम के दो मुख्य पिलर्स होते हैं। एक तरफ हैं जैविक यानी बायोटिक घटक, जैसे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जानवर जो उन्हें खाते हैं और फंगस जो मरे हुए जीवों को सड़ाते हैं। दूसरी तरफ हैं अजैविक यानी एबायोटिक घटक, यानी निर्जीव चीजें जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी और मिट्टी। प्रकृति के वही अदृश्य धागे इन दोनों के बीच ऊर्जा का एक लगातार प्रवाह बनाए रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे ट्रांसफर होती है। ये सब एक सीधी लाइन में काम करता है जिसे हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कहानी शुरू होती है उत्पादकों यानी पौधों से, जो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। फिर उन्हें खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जानवर। उनके बाद आते हैं मांसाहारी जानवर और अंत में शीर्ष शिकारी जैसे शेर या बाघ। लेकिन यहाँ एक कैच है, हर एक कदम पर ऊर्जा काफी कम हो जाती है। इसीलिए कोई भी फूड चेन बहुत लंबी नहीं हो सकती। ये मुश्किल से 3 या 4 लेवल तक ही जाती है। इस चेन में हर एक पड़ाव को पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है और किसी भी एक समय पर एक लेवल पर जितना भी जीवित पदार्थ मौजूद होता है उसे हम बायोमास या स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही तय करता है कि इकोसिस्टम कितना स्वस्थ है। लेकिन देखिए, असल जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। जंगल में कोई जानवर सिर्फ एक ही चीज तो नहीं खाता, राइट? इसीलिए फूड चेन की जगह प्रकृति में एक फूड वेब यानी खाद्य जाल होता है। ये कई सारी चेन्स का एक आपस में जुड़ा हुआ बड़ा ही खूबसूरत नेटवर्क है। ये जाल जितना जटिल होगा, जैव विविधता उतनी ही ज्यादा होगी और हमारा इकोसिस्टम भी उतना ही मजबूत और सस्टेनेबल बनेगा। लेकिन चाहे फूड चेन हो या फूड वेब, एक नियम कभी नहीं बदलता। ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, सूरज से पौधों तक और पौधों से शिकारियों तक। ये कभी उल्टी दिशा में नहीं जाती। हर कदम पर थोड़ी ऊर्जा कम होती जाती है और पर्यावरण में घुल जाती है। तो अब तक हमने प्रकृति के परफेक्ट रूल्स देखे, लेकिन क्या होता है जब कोई इन रूल्स को तोड़ता है? यही एंट्री होती है हमारे अगले टॉपिक की, पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण कई रूपों में आता है। हवा और पानी के प्रदूषण से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन इसके अलावा मिट्टी, न्यूक्लियर, प्लास्टिक और यहाँ तक कि थर्मल प्रदूषण भी है। ये सब तब होता है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इतनी तेजी से करते हैं कि प्रकृति खुद को ही हील नहीं कर पाती। ये सिस्टम का पूरी तरह से ओवरलोड होना है। उदाहरण के तौर पर जरा इस आंकड़े को देखिए, 80%। दुनिया की 80% आबादी आज लाइट पोल्यूशन यानी प्रकाश प्रदूषण के साये में है। ये सुनने में शायद ज्यादा खतरनाक न लगे, लेकिन रात के समय आसमान में जो कृत्रिम चमक या स्काई ग्लो होती है, वो रात में जगने वाले जानवरों के इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देती है और हमारी खुद की नींद के पैटर्न को भी बिगाड़ देती है। और सबसे डरावनी बात क्या है? ये प्रदूषण सिर्फ हवा या पानी में नहीं रहता, ये हमारी फूड चेन में घुस जाता है। जब भारी धातुएं या केमिकल्स पर्यावरण में आते हैं तो वे उन अदृश्य धागों के जरिए ऊपर बढ़ते हैं, पौधों से छोटे जानवरों में और फिर बड़े शिकारियों में। हर लेवल के साथ इन जहरीले रसायनों की मात्रा बढ़ती जाती है। इसे ही हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं।
अब आप शायद समझ रहे होंगे कि ये सब हमसे कैसे जुड़ा है। आइए देखते हैं कि कैसे ये बिगड़ता हुआ पर्यावरण और सूक्ष्म जीव सीधे इंसानी शरीर पर हमला करते हैं। इंसानों में बीमारियों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हैं संचारी या कम्युनिकेबल बीमारियां, जो पर्यावरण में मौजूद सूक्ष्म जीवों के जरिए बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, और दूसरी हैं गैर संचारी बीमारियां, जो हमारे शरीर की किसी अंदरूनी गड़बड़ी या जेनेटिक्स की वजह से होती हैं और फैलती नहीं हैं। आज हमारी दिलचस्पी उन बीमारियों में है जो बाहरी पर्यावरण से हम तक पहुंचती हैं। बीमारियां फैलाने वाले ये एजेंट्स, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, कई तरह के होते हैं। वायरस से हमें फ्लू या डेंगू होता है। बैक्टीरिया हैजा या टीबी जैसी बीमारियां देते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ और यहां तक कि मल्टी सेल्यूलर कीड़े यानी वर्म्स भी होते हैं। ये सब हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से अपना शिकार बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा और माइक्रो लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पैथोजेंस हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर आखिर करते क्या है। वायरस और बैक्टीरिया काम करने के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वायरस असल में बहुत चालाक होते हैं। वे हमारी कोशिकाओं के अंदर घुसकर हमारी ही मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं और अपनी कॉपीज बनाने लगते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स इन पर बेअसर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैक्टीरिया आमतौर पर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से बचकर शरीर में जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं और सेल्स को डैमेज करते हैं। अच्छी बात यह है कि बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस को अक्सर एंटीबायोटिक्स से ठीक किया जा सकता है। पर ये हम तक पहुंचते कैसे हैं? इसके कई रास्ते हैं। कोई खांसता या छींकता है तो हवा के जरिए, गंदे पानी या खाने के जरिए, या फिर मच्छरों के काटने से। ध्यान से देखिए, हमारा भौतिक पर्यावरण ही एक पुल का काम कर रहा है, जिसके जरिए ये छोटे जीव हमारे शरीर के अंदर एंट्री लेते हैं। अगर गहराई से सोचें तो हमारा शरीर खुद अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। हम अनजाने में ही सही, लेकिन अरबों खरबों सूक्ष्म जीवों और पैथोजेंस के लिए एक मेजबान यानी होस्ट का काम कर रहे हैं। हमारी कोशिकाएं भी उस विशाल अदृश्य फूड वेब का ही एक हिस्सा बन जाती हैं। तो हमारी आज की इस चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हम इंसान खुद को फूड चेन में सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन अगर ये अदृश्य धागे सूरज की ऊर्जा से लेकर इकोसिस्टम, प्रदूषण और फिर उन सूक्ष्म वायरस तक सबको एक साथ जोड़ रहे हैं, तो क्या हम सच में सुरक्षित हैं? या फिर प्रकृति के इस बेहद नाजुक और जटिल जाल में हम भी किसी भी दूसरे जीव की तरह ही संवेदनशील और असुरक्षित हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ आपसे फिर मिलेंगे।